जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, जब विश्व दो धड़ों में बटा था और लगभग पूरा विश्व, विशेषकर यूरोप, एशिया रण क्षेत्र बना हुआ था। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के नेतृत्व में जहां एक और मित्र राष्ट्र थे, वहीं जापान, जर्मनी और इटली के नेतृत्व में एक्सिस राष्ट्र उनके खिलाफ थे। इसी समय हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे उफान पर थी। एक्सिस राष्ट्रों के प्रधान जापान के एशियाई देश होने के कारण ये लड़ाई एशिया तक आ पहुंची और जापानी सेनाएं साउथ ईस्ट एशिया से प्रवेश करते हुए भारत के पूर्वी भाग तक पहुंच गईं। भारत के क्रांतिकारियों के लिए ये आजादी का सुनहरा अवसर दिख रहा था। भारत से देश निकाले गए क्रांतिकारियों ने 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन कर दिया। गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तब जर्मनी में थे और उन्होंने वहां इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का पुनर्गठन कर आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। 21 अक्टूबर को सिंगापुर में हुआ सरकार का गठन एक सर्वसत्ता संपन्न सरकार थी। इस सरकार की अपनी मुद्रा थी, अपनी कोर्ट और कानून था। इस सरकार ने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में और जापानी फौजों की मदद से साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश एम्पायर के भूभाग को अपने अधीन कर लिया। जापान द्वारा अधिकृत अंडमान द्वीप समूह को आजाद हिंद सरकार ने विधिवत जापान से लेकर अपने अधीन कर लिया था। आजाद हिंद फौज ने बर्मा की तरफ से ब्रिटिश फौजों से मोर्चा लिया और कोहिमा में ब्रिटिश सेना पर धावा बोल दिया। शुरुआती जीत के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। Our countrymen and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. The enemy has already drawn the sword. He must therefore be fought with the sword. But it is not possible for our countrymen at home to organize an armed revolution and to fight the British army of occupation with modern arms. आजाद हिंद सरकार का अस्तित्व कुछ समय तक रहा, लेकिन ब्रिटिश फौजों द्वारा कुछ समय बाद अंडमान पर कब्जा करने के साथ ही इसका अस्तित्व खत्म हो गया। विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में एक्सिस राष्ट्रों की हार के साथ ही रंगून में आजाद हिंद फौज ने समर्पण कर दिया। भले ही आजाद हिंद सरकार का अस्तित्व कुछ ही समय रहा और लड़ाई में हार के साथ ही समाप्त भी हो गया, लेकिन आजादी की जो ज्वाला उसने देशवासियों के दिलों में जगाई थी, उसे ब्रिटिश हुकूमत ने समझ लिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को उन्होंने हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर देश को आजाद कर दिया। दोस्तों, हमारे देश के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक शास्त्र में कई थ्योरीज को जन्म दिया और अगली पीढ़ी को इन पर सफल कार्य सिद्ध करने या इन्हें प्रयोग में लाने की चुनौती दी। विश्व के अनेक देश और अनेक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वर्षों से इन थ्योरीज पर लगातार काम कर रहे हैं।
इन्हीं थियरीज में से एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन थियरी पर सफल कार्य जर्मनी के वैज्ञानिक वोल्फगैंग कटरले ने किया और 2001 का नोबेल प्राइज अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। कटरले का कार्य बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन थियरी पर आधारित था। 1924 में भारतीय वैज्ञानिक बोस ने एक लाइट पार्टिकल की कल्पना की और उसे आइंस्टाइन के पास भेजा। आइंस्टाइन ने उसे कैलकुलेशन में कुछ विस्तार कर पूर्णता प्रदान की। बोस-आइंस्टाइन द्वारा दी गई इस थियरी को बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से विज्ञान जगत में जाना जाता है। जिस पार्टिकल के बारे में कल्पना की गई उसे बोसॉन कहा जाता है। बोसॉन पार्टिकल का नाम बोस के नाम पर रखा गया। When Einstein derived the equation for Bose-Einstein condensation, he said almost verbally, the equations are pretty, but is there any truth to it? बोस-आइंस्टाइन की इस थ्योरी में माना गया है कि यदि किसी गैस के अणुओं को 0 से कम तापमान पर ठंडा किया जाए तो सारे अणु पहले तो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, फिर एक बड़े अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसे सुपर एटम का नाम दिया गया। इसकी कल्पना ओस की बूंद के बनने की प्रक्रिया की तरह है। 21 अक्टूबर 1957 में जर्मनी में जन्मे वोल्फगैंग कटरले एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में भौतिकी के प्रोफेसर हैं और उन्होंने लेबोरेटरी में अणुओं को 0 से भी कम तापमान पर द्रवीकृत किया। कटरले ने अपनी स्कूली शिक्षा एपलहाइम और हाइडेलबर्ग से प्राप्त की। 1976 में पहले उन्होंने हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर म्यूनिक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अध्ययन कार्य किया। 1986 में हर्बर्ट वॉल्हर और हार्टमूर फिगर के निर्देशन में एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स से PhD प्राप्त की। MIT में उन्हें फिजिक्स का अध्यापक नियुक्त किया गया। 1998 से वो जॉन डी मैकआर्थर के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। MIT में ही उन्हें अल्ट्रा कोल्ड एटम सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। A microkelvin to a few hundred nanokelvin, just a very small step. At that moment, the phase transition to a new form of matter happens, and the new form of matter has been this long predicted phenomenon of Bose-Einstein condensation. उन्नीस 1995 में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में सफलता प्राप्त करने के बाद उनकी टीम ने 1997 में अलग अलग द्रवीकृत पदार्थों की आपस में प्रतिक्रिया कराई और एटम लेजर का प्रदर्शन भी किया। वोल्फगैंग ने अणु विज्ञान में कई प्रयोग किए जिन्हें विश्व भर में मान्यता मिली। वो एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक शिक्षाविद भी थे और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन यानी CEE के ट्रस्टी भी हैं। इस सेंटर में उन्होंने विज्ञान पर कई व्याख्यान भी दिए। आज उनके जन्मदिन पर इस उम्मीद के साथ कि अणु विज्ञान में अपने शोध को और आगे ले जाकर वो सफलता के नए आयाम कायम करेंगे, उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अभी हमने नोबेल प्राइज अवार्ड विजेता साइंटिस्ट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार है कि इसे पाने के बाद व्यक्ति की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल जाती है। इस प्राइज के लिए कई जाने माने साइंटिस्ट, लेखक, संस्थाओं को नॉमिनेट किया जाता है और उनकी भी पूरे विश्व में चर्चा होती है। संयोग देखिए कि आज इस प्राइज के संस्थापक प्रसिद्ध साइंटिस्ट एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्मदिन भी है। एल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े केमिस्ट, इंजीनियर, इनोवेटर, साइंटिस्ट और हथियारों के व्यवसायी थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया और अपनी खोजों को पेटेंट भी किया, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारा धन कमाया। साइंस में उनकी जिस खोज के लिए सबसे ज्यादा उन्हें याद किया जाता है वो है डायनामाइट की खोज। ये भी दिलचस्प है कि उनके पिता का व्यवसाय भी विस्फोटों से ही संबंधित था।
नोबेल के अंदर साइंटिस्ट होने के जीन अपने पिता के खानदान से आए। उनके पिता इमैनुएल नोबेल स्वीडन के प्रसिद्ध साइंटिस्ट ओलस रेडबेक के वंशज थे। शुरुआती दौर में कई व्यवसायों में असफल रहने के बाद इमैनुएल नोबेल 1837 में सेंट पीटर्सबर्ग आ गए और वहां उनका व्यवसाय जम गया। पीटर्सबर्ग में व्यवसाय जमने के बाद उनके पिता ने 1842 में पूरे परिवार को वहीं बुला लिया। नोबेल परिवार की आर्थिक हालत ठीक होने से उनके पिता ने उनकी पढ़ाई निजी शिक्षकों के हाथों में सौंप दी। एल्फ्रेड नोबेल शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज थे। केमिस्ट्री और भाषाएं उन्हें काफी पसंद थी। वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और रशियन में काफी फ्लुएंट थे। हालांकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम रही। उन्होंने केवल 18 महीने ही स्कूलिंग की। उनका एकमात्र स्कूल स्टॉकहोम का जेकब अपोलोजिस्टिक स्कूल था। युवावस्था में उन्होंने केमिस्ट्री का गहन अध्ययन पेरिस और अमेरिका में किया। 1857 में उन्होंने गैस मीटर का पेटेंट अपने नाम किया। नोबेल ने अपना ध्यान सुरक्षित विस्फोटों की ओर लगाया। विस्फोटों में प्रयुक्त होने वाले नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित रूप से विस्फोट कराने के लिए उन्होंने 1853 में डेटोनेटर और 1865 में ब्लास्टिंग कैप का आविष्कार किया। 1864 में उनकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित घटना घटी। उनकी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें उनके भाई एमिल की मृत्यु हो गई। इन सब हादसों ने उनको हतोत्साहित नहीं किया और वो अपने शोध और व्यवसाय में फिर लग गए। उन्होंने अपनी फैक्ट्री फिर बनाई और अपना काम फिर से शुरू किया। इसी दौरान 1867 में उन्होंने डायनामाइट की खोज की। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में इसका पेटेंट करवाया। अपने जीवन काल में नोबेल ने 350 से ज्यादा पेटेंट कराए और हथियारों के 90 से ज्यादा कारखाने लगाए। 1888 में उनके भाई लुडविग की मृत्यु होने पर गलतफहमी में एल्फ्रेड की मृत्यु समझी गई और इस पर एक समाचार पत्र ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। उनके प्रति इस भावना ने उनके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। हालांकि वो शांति के पक्षधर थे, लेकिन उनका व्यवसाय हथियारों के निर्माण का था। 10 दिसंबर 1896 यानी 1896 में इटली में ब्रेन हेमरेज से इस महान साइंटिस्ट की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी अथाह संपत्ति के बड़े भाग का एक ट्रस्ट बनाया, जिससे समाज में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल, साहित्य और शांति के लिए काम करने वालों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। आज उनके जन्मदिन पर समाज के प्रति उनके योगदान पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। पुदीना देगा, नाका नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूरी भात, मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इसमें भूत कोई चढ़ा है ना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल। दोस्तों, ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये बदतमीज दिल गाना रणबीर कपूर पर जरूर फिल्माया गया है, पर आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आज हम रणबीर कपूर की बात कर रहे हैं। आज से 5 दशक पहले तब के युवाओं की जुबान पर कुछ इस तरह के गाने हुआ करते थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार
यानी गानों में ऊर्जा समान थी। लेकिन आज ये फिल्माए गए हैं रणबीर कपूर पर, तो उस समय ये फिल्माए गए थे दादा शम्मी कपूर पर। दरअसल 1950 और 1960 में मुंबई की फिल्मी दुनिया में एक्टिंग के 3 स्कूल हुआ करते थे, जिनमें पहला ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब का, दूसरा राज कपूर साहब का और तीसरा देवानंद साहब का। इंडस्ट्री के बाकी एक्टर इन्हीं की राह पर चलते थे। इसी दौर में पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआती दौर में उन्होंने गंभीर फिल्मों में काम किया और महेश कौल की निर्देशित फिल्म जीवन ज्योति से फिल्मों में एंट्री ली। 1957 में नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म तुम सा नहीं देखा ने उनकी छवि बदल कर रख दी। कुछ भी हो, आई टू गिव एक्सप्रेशन टू इट, और वो मैंने काफी साल तक किया। वो जाके मौका मुझे जब मिला, जो सब अंदर था वो बाहर आ गया। आई हैव नो प्रिटेंशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट एक्टर। भाई क्या परफॉर्मेंस है, नहीं, बट यस, आई हैव संग माई सॉन्ग्स फ्रॉम माई हार्ट। आई हैव गिवन एक्सप्रेशन टू माई सॉन्ग। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। 1959 में आई फिल्मों में दिल देखे देखो और उजाला ने फिल्म जगत में ऐलान कर दिया कि फिल्मी दुनिया में एक नया सितारा उगाया है। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े कपूर परिवार के पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर में हुआ था। इनका बचपन कोलकाता में बीता, जहां उनके पिता न्यू थिएटर स्टूडियो में फिल्मों में काम कर रहे थे। उनका बचपन का नाम शमशेर राज कपूर था। उनके बड़े भाई राज कपूर और छोटे भाई शशि कपूर भी फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता थे। कोलकाता से वापस आने के बाद शम्मी कपूर ने अपने पिता की पृथ्वी थिएटर कंपनी में एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। अपनी नई छवि के अनुरूप उनकी लगातार कई सफल फिल्में पर्दे पर आती रहीं। वो पहले सफल हीरो थे जिन्होंने फिल्मों में जमकर डांस किया। उन्होंने डांस के स्टेप्स बगैर किसी कोरियोग्राफर के खुद कंपोज किए। हीरो का एक रूप चेंज किया तो सबसे पहले शम्मी कपूर जी थे, जिन्होंने एक सैड हीरो को एक हंसते गाते हुए हीरो की तरह बताया, जो कि हीरो डांस करने लगा। पहले हीरो हमेशा गाता था, लेकिन शम्मी जी ने एक डांस करता हुआ हीरो ऑडियंस को दिया। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो, बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बाद में उनकी स्टाइल पर चलते हुए जितेंद्र, जॉय मुखर्जी, राजेश रोशन और मिथुन जैसे कई अभिनेता सामने आए। उन्हें बॉलीवुड का एल्विस प्रेस्ले भी कहा जाता था। वेस्ट में जब हम देखते हैं तो एल्विस प्रेस्ली जो स्टार थे, वो जो करिश्मा था एल्विस प्रेस्ली का दुनिया के लिए, वो हमारे लिए शम्मी अंकल लाए। रेवेल उन्हें शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उनका अंदाज बिल्कुल अलग ही था। अपने करियर में उन्होंने कई नई हीरोइंस के साथ काम किया। शर्मिला टैगोर ने उनके साथ कश्मीर की कली से पदार्पण किया। सायरा बानो ने जंगली फिल्म से शम्मी के साथ फिल्मों में प्रवेश किया। आशा पारेख ने भी अपने शुरुआती दौर की कई फिल्में शम्मी कपूर के साथ की। ये मेरे वालिद जो श्री ऋषि कपूर है वो भी कहते हैं कि अगर रोमांस किसी से सीखना हो तो शम्मी कपूर से सीखो। तुमने मुझे देखा
कर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थमा आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। कई फिल्मों में चरित्र अभिनेता का रोल करने के बाद उन्होंने रॉकस्टार फिल्म में, जो कि उनकी अंतिम फिल्म भी थी, में अपने पोते रणबीर कपूर के साथ काम किया। 14 अगस्त 2011 में 79 वर्ष की उम्र में इस श्रेष्ठ एंटरटेनर का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बीमारी के बाद निधन हो गया। 15 अगस्त 2011 को उनके अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि वो एक अलग किस्म के अदाकार और इंसान थे। आज उनके जन्मदिन पर इस दिलचस्प कलाकार को सलाम। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। दोस्तों, कोई भी व्यक्तित्व किसी एक क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है और वो उस क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और अनेक क्षेत्रों में समान रूप से प्रसिद्धि पाते हैं। आज हम इसी तरह की एक प्रतिभा का जिक्र कर रहे हैं जिसने अपना पदार्पण खेलकूद की दुनिया से किया, लेकिन वहां से रिटायर होने के बाद आज भी अनेक सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। आज हम भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया के महान खिलाड़ी अश्विनी नाचप्पा की बात कर रहे हैं। अश्विनी नाचप्पा को इसलिए विशेष रूप से याद किया जाता है कि उन्होंने 2 बार भारत की उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी ऊषा को खेल के मैदान में मात दी, जिसे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। 21 अक्टूबर 1967 को कर्नाटक के कोडागु में जन्मी अश्विनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु में प्राप्त की। उनकी खेलकूद में शुरू से ही रुचि थी और स्थानीय स्तर पर भी जीत के बाद वो राष्ट्रीय फलक पर छा गई। वो देश की 100, 200 और 400 मीटर रेस की चैंपियन थी। वर्ष 1991 की राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में उन्होंने उड़न परी पीटी ऊषा को पछाड़ा था। इसके कुछ समय बाद ही नई दिल्ली में हुई इंटरनेशनल इनविटेशन परमिट मीट में भी उन्होंने ऊषा को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता था। 1984 में नेपाल में हुए साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में उन्हें 2 रजत पदक प्राप्त हुए। 1986 में बांग्लादेश में 2 रजत पदक और 1988 में पाकिस्तान में 1 स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स में 1986 में साउथ कोरिया में हुए खेलों में वो लॉन्ग जंप में 6वीं पोजीशन में रहीं और 1990 में बीजिंग में 4x100 स्पर्धा में उनकी टीम को रजत पदक प्राप्त हुआ। अश्विनी ने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग लिया। 1987 में रोम मीट में और 1991 की टोक्यो मीट में 4x100 रेस में उन्होंने भाग लिया। सोल ओलंपिक्स में भी उन्होंने भागीदारी की। अपने खेल करियर में वो एक ग्लैमर गर्ल के रूप में भी चर्चित रहीं और इसी वजह से फिल्म निर्माताओं का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्हें फिल्मों का ऑफर मिला। हालांकि पहली फिल्म में उन्होंने एक खिलाड़ी का रोल किया, लेकिन बाकी फिल्मों में उन्होंने अन्य भूमिकाएं की। उन्होंने कुल मिलाकर 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी कम फिल्मों से ही अपने अभिनय की छाप उन्होंने छोड़ दी। उन्हें पहली फिल्म में ही बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट नंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया।
उन्हें एक अन्य फिल्म के लिए तमिल सिने क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। सक्रिय खेल जीवन के बाद वो समाज में समाज सुधारक की भूमिका में नजर आईं। वो अपने शहर के लिए भी कुछ करना चाह रही हैं और इसके लिए उन्होंने अपने घर कोडागू के पास गोन्नीकोप्पा में शिक्षा और खेल सीखने के लिए करुम्बी अकादमी की स्थापना भी की है। उनके द्वारा एक और महत्वपूर्ण काम किया गया। ये काम था ओलंपिक की तैयारी के लिए 12 वर्षीय कार्यक्रम पर काम करना, जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आज उनके जन्मदिन पर इस महान एथलीट समाज सेवी को इस कामना के साथ कि जैसी ऊर्जा उन्होंने खेल के मैदान में दिखाई और आज सामाजिक कार्यों में दिखा रही हैं, उसी ऊर्जा के साथ वो आजीवन समाज की उन्नति में लगी रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को अनुमति दीजिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के आज के एपिसोड को समाप्त करने की। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,